Okay, students, so today's topic is the friction on inclined plane. And one more topic we will see in this topic, that is the angle of repose. Firstly, understand if the body is kept on the inclined plane, then what type of forces is acting and how they are resolved. देखिए मैं समझाने के लिए आपको ना 2 से 3 डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा. सॉरी. inclined प्लेन बना रहा हूँ मैं. इस तरीके से, ठीक. इसको मैं डायग्राम नंबर 1, 2, 3, ये 3 इंक्लाइंड प्लेन है. डायग्राम नंबर 1, 2, 3. आप खुद भी इस बात को फील करेंगे. जैसे एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, उस कॉपी के ऊपर ऐसे उस कॉपी से इंक्लाइंड प्लेन बना दीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर कोई चीज रख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि इरेजर रख दिया, ठीक है, या शार्पनर रख दिया, या पेन पेंसिल कुछ भी रख दिया, ठीक है. तो आप उसको उसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए, और जो इसका आपका जो इंक्लाइनेशन है इसको कम रखिए, ठीक है. जब इस इंक्लाइनेशन को हम कम रखेंगे तो ये अपने आप स्लाइड नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा, ठीक है. क्यों? देखिए इसमें किस किस टाइप के फोर्सेस लगती हैं, इसको भी आप ध्यान से देखो. सबसे पहले एक फोर्स तो आपको लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो हमेशा लगता है. ये क्या है? वेट, mg, ठीक. अब इस mg को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक ये और इस तरीके से, मतलब एक प्लेन के एलॉन्ग, एक प्लेन के परपेंडिकुलर. ये जो फोर्स होगा ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, ठीक है. और फ्रिक्शन इस पे इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ लगेगा. ये पूरी बात समझ में तो आ रही है ना? बहुत सिंपल सी बात है. आप बोलो तो मैं डायग्राम बड़ा बड़ा बना करके भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है, वैसे समझ में आ रहा होगा. यहां देखिए एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, जो कि प्लेन के अलोंग नीचे की तरफ है. तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी को नीचे स्लाइड करना चाहिए, लेकिन बॉडी नीचे स्लाइड नहीं करेगी लो एंगल पर. आप करके देखो, लो एंगल पे ये स्लाइड नहीं करेगी. ये स्लाइड नहीं करती है, क्यों? क्योंकि ये जो mg sin थीटा है इस फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाता है, ठीक है. अगर इसी एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए. अगर आप जब बढ़ा देंगे इंक्लाइनेशन, तब आपको कैसा दिखाई देगा? ये मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा रहा है, ठीक है. इस तरह 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा.
ठीक, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन लगेगा इस पे, इसके ऊपर पीछे की तरफ, ये रहा फ्रिक्शन। ठीक, यहां पे इस सिचुएशन यानी कि जरा सा हमने एंगल को बढ़ाया और ऐसी सिचुएशन मिली कि बॉडी अभी भी स्लाइड नहीं कर रही है, अभी भी वो अपनी पोजीशन पर ही मेंटेन्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल को इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है, और ज्यादा, जरा सा भी ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो बॉडी तुरंत स्लाइड होना स्टार्ट कर देगी। एंगल्स को बढ़ाएं तो बॉडी स्लाइड होगी ना, तुरंत स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। और एक तरह से आप कह सकते हो कि बॉडी ये रुकी हुई है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो केस है सेकंड वाला, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। ये mg sin थीटा, अगर इस एंगल को आप बढ़ाओगे और ज्यादा तो बॉडी क्या होगी, अपने वेट की वजह से ही नीचे आना शुरू कर देगी। इसको नीचे लाने की किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए मैंने एफ के लिखा है। ठीक है, आप समझिएगा एंगल ऑफ रिपोज कहते किसको है। एंगल ऑफ रिपोज कहने का मतलब ये है the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which the body placed on it just begins to slide down due to its own weight is called the angle of repose. ठीक है, कहने का ये मतलब है कि वो मिनिमम एंगल जिसपे कोई बॉडी अपने वेट की वजह से ही स्लाइड होना स्टार्ट करेगी, जस्ट बेगिंस टू स्लाइड। ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगी, उस मिनिमम एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि जस्ट बेगिंग टू स्लाइड, इसका जो बाउंड्री लाइन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे होता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ही जो है कोई बॉडी स्लाइड होना शुरू कर देती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो वो किस में रहती है, स्टैटिक कंडीशन में होती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसको थीटा एस से शो करते हैं। ठीक, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी कब, जब इंक्लाइंड एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा। बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी कब, जब इंक्लाइंड एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। और जब इंक्लाइंड एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो बॉडी की टेंडेंसी होगी स्लाइड करने की, यानी कि जस्ट बेगिंस टू स्लाइड, स्लाइड करने वाला होगा, स्लाइड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस, ऐसे आप समझो। ठीक है, चलिए यहां कुछ इक्वेशंस हम लोग बना सकते हैं, बना लिया जाए सेकंड के अलोंग फ्रॉम फिगर। आर
जो है वो किसके बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस थीटा को। तो आप लिख सकते हो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और ये एफ एस मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है एम जी साइन थीटा को। ठीक है, अभी मैं इसको एफ एस लिख रहा हूं, बता रहा हूं क्यों। एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, व्हेन थीटा राइजेस एंड बिकम्स इक्वल टू थीटा एस, मतलब एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल। ठीक है, मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ रिपोज। अगर इसके इक्वल हो जाता है तो एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन एफ एस बिकम मैक्सिमम, मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू थीटा एस के बराबर हो जाएगी तो हम लोग फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो उस केस में एफ एस इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, पुट इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, म्यू एस आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस, थीटा की जगह थीटा एस पुट करना पड़ेगा ना, साइन थीटा एस हो जाएगा। एंड 2 और 1 दोनों में पुट कर दिया जाए, 1 में क्या मिलेगा, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 लिख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आर आर और एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम 3 एंड 4 डिवाइड करिए, यहां बचेगा म्यू एस इक्वल टू साइन थीटा एस अपॉन कॉस थीटा एस, कितना हो जाएगा, टेन थीटा एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इससे पहले मैंने बता दिया था, बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैंने भी आपको बताया था कि जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। यानी कि अगर बॉडी जैसे ही स्लाइड करना शुरू करेगी उसका फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा एंगल डाउन कर दें फिर भी बॉडी का मोशन एक कांस्टेंट स्पीड से पॉसिबल है। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से बोल रहा हूं, ये सेकंड केस को ध्यान में रखिए, इस वाले को। ठीक है, यहां पे क्या है कि जब आपने एंगल को बढ़ाते गए तो एक वक्त ऐसा आया
जब बॉडी अपने ही वेट की वजह से स्लाइड करना शुरू कर दी और आपने उसी एंगल को बोल दिया एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, लेकिन जैसे ही बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करेगी तुरंत जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक में बदल जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। ठीक है, और जैसे ही वो काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलेगा अपोजिशन कम हो जाएगा, और जब अपोजिशन कम हो जाएगा तो हम चाहें तो थोड़ा सा एंगल डाउन कर दें, हल्का सा एंगल डाउन कर दें, फिर भी इस मोशन को कंटिन्यू रखा जा सकता है विथ द सेम स्पीड। ठीक है, बिल्कुल जरा सा। तो उस हिसाब से हम यह लिख सकते हैं, once the body starts sliding, it starts sliding, we can maintain its motion with constant speed its motion with constant speed slightly less than angle, slightly less angle of inclination, at slightly less angle of inclination। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सटर्नल वाला टर्म तो आएगा नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा ऐसे केस में? ऐसे केस में आपको मिल जाएगा म्यू की इक्वल टू टेन थीटा के। ये थीटा के क्या है? ये थीटा के वही एंगल है, छोटा वाला, जो इस एंगल की बात करें, स्लाइटली लेस एंगल थीटा के। ठीक है, जिसपे कि हम लोग कांस्टेंट स्पीड के मोशन को कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक, ऑल्सो आप इस बात को आप जानो कि म्यू एस की वैल्यू जो होती है हमेशा म्यू के से ज्यादा होती है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा एस की जो वैल्यू होगी हमेशा थीटा के से ज्यादा होती है। थीटा एस के कंडीशन में बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करने वाली है, और थीटा के में बॉडी स्लाइड कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये दोनों बातों में फर्क है। अब टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दो टाइप्स हैं, फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये व्हील वगैरह में होता है, अभी बताऊंगा मैं। देखिए, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कब आता है? जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है, व्हेन ए बॉडी slides over the surface of another body, surface of another body। ठीक है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जैसे कि आप अपने दोनों हाथ को रब कर रहे हो, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। आप साइकिल का ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक में जो रबड़ होता है ब्रेक का, वो रिम पर टच करता है, तो वो क्या है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, अब बात आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की। इट कम्स इनटू प्ले when object like wheel, disc, cylinder rolls on the surface, देखिए रोलिंग करने में और स्लाइड करने में अंतर है। जब कोई बॉडी रोल करती है तो वो स्लाइडिंग का केस नहीं होता है। ठीक है, जैसे व्हील, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल बता रहे, दोनों में अंतर समझाने के लिए। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो वो क्या होता है, वो रोलिंग है। लेकिन आपने सडनली ब्रेक लगाया और आपके दोनों पहिया रुक गया और आप थोड़े दूर तक वो हो गए, मतलब ड्रिफ्ट कर गए, तो वो जब हुआ ना, वो स्लाइडिंग है। ठीक है, और जब तक पहिया भी घूम रहा है वो रोलिंग होता है। ठीक है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है, जब कोई बॉडी जैसे व्हील है, डिस्क है, सिलेंडर है, ये जब किसी सरफेस पे अगर रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट डेट पे हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू एक्सेलरेशन वगैरह का फॉर्मूला डिराइव करेंगे।